नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एजुकेशन में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चैप्टर है ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसी वजह से इसे हमने दो भागों में बांटा है। पहले भाग में हम लोग जानेंगे इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में और दूसरे भाग में हम लोग जानेंगे इनकी शक्तियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति जो होते हैं वे राष्ट्राध्यक्ष कहलाते हैं। राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। जो भी हमारे देश में कार्य किए जाते हैं, संघ सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। यही वजह है कि इन्हें नाम मात्र का प्रमुख भी कहा जाता है। हमारी जो कार्यपालिका है, संघ की जो कार्यपालिका है, उसका इन्हें नाम मात्र का प्रमुख भी कहा जाता है। उसका यही कारण है क्योंकि इन्हीं के नाम से जो मंत्री परिषद है और मंत्री परिषद के जो मुखिया है, जिन्हें प्रधानमंत्री कहते हैं, वे इन्हीं के नाम से कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। राष्ट्रपति का सबसे पहला अनुच्छेद, जिस अनुच्छेद में इनके पद को सृजित किया गया है, वह अनुच्छेद है 52। अनुच्छेद 52 के तहत भारत के अंदर एक राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 53, जिसमें इनके कार्य संबंधी कार्य जो भी इनके होते हैं उनके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में अगले भाग में हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 54, यहां से हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का जो सीरीज है इनकी, ये शुरू हो जाती है। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव आता है। राष्ट्रपति का चुनाव आता ही सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है। जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उन्हें निर्वाचक मंडल का सदस्य कहा जाता है, यानी वह निर्वाचक मंडल होता है, एक निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो ये निर्वाचक मंडल होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, अब जरा इसको एक बार हम लोग जान लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में संसद पहला, दूसरा है सभी राज्यों की विधानसभाएं, और तीसरे में आ जाता है जो हमारी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, क्योंकि इन दो यूटीज में भी विधानसभाओं का गठन किया गया है, तो इसी वजह से ये भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द हमें ध्यान रखना है। संसद के अंदर जो हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वे लोग इस चुनाव में भाग लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न भी बन सकता है और हमें ये चीज पता भी होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वालों को यहाँ पे आप लोगों ने देखा कौन कौन भाग लेता है, पर इन्हीं में से कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है, निर्वाचित सदस्य यहाँ पे इसीलिए बोला गया है, इस शब्द को हम लोग याद रखेंगे, निर्वाचित सदस्य। ये इन तीनों के, ठीक है, ये जो तीन बने हुए हैं, इन तीनों के संसद, विधानसभाएं और दिल्ली और पुडुचेरी में जो बनाई गई हैं विधानसभाएं, वो निर्वाचित सदस्य ही इनके सिर्फ भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के द्वारा संसद में जो लोग मनोनीत किए जाते हैं, जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं वे, और राज्यसभा में जो 12 अन्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कला साहित्य इन सबके जो प्रमुख होते हैं, इन सबसे जुड़े जो काफी ज्यादा मतलब एक्सपर्ट होते हैं इनके, उन्हें इसमें मनोनीत किया जाता है। तो ये जो मनोनीत लोग होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, नंबर 1। उसके बाद राज्यों में आपको पता होगा कि राज्यों की जो विधानमंडल होते हैं, उन विधानमंडलों में
विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 सदन होते हैं। परंतु जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं, उन राज्यों में से हर राज्य में, अभी जो हमारे 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों में विधान परिषदों का गठन नहीं किया गया। विधान परिषद की उसमें जो है नहीं दी गई है व्यवस्था, बहुत कम राज्यों में दी गई है। इसी वजह से विधान परिषदों को भी इस चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एक तरह से ये कुछ राज्यों को काफी ज्यादा जो है चुनाव से लेकर के शक्तियां देने का इसमें प्रावधान हो सकता है। इसी वजह से विधान परिषदों को इसमें भाग नहीं लेने दिया गया। अगर सभी राज्यों में विधान परिषद होता तो इनको भी मौका दिया जाता, परंतु ये कुछ राज्यों में है तो इन्हें मौका नहीं दिया गया। ठीक है, तो पहला हो गया संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे, और विधान परिषद, इन्हें चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता। ठीक है, तो ये होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, विधानसभाएं, निर्वाचित सदस्य इन सबके, और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं विधानसभाओं के, इन सबके मेंबर्स निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया चुनाव का। दोस्तों क्या होता है राष्ट्रपति चुनाव में, जब भी कोई विवाद होता है, यहाँ ये बात हमें ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति चुनाव में जब भी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव अनुच्छेद 324 के तहत जो निर्वाचन आयोग है भारत का, वो राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। लेकिन उनसे जुड़े हुए अगर कोई भी विवाद है राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े हुए, तो वे सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जो नॉर्मल जैसे लोकसभा का चुनाव है, पंच का चुनाव है, उन चुनावों का अगर कोई भी विवाद होता है तो वो पहले चुनाव आयोग के पास जाएगा, फिर उसके बाद अगर उसके फैसले से कुछ संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद वो जाएगा कोर्ट में। लेकिन राष्ट्रपति का ऐसा होता है चुनाव, जिसका कोई भी विवाद है तो निर्वाचन आयोग की उसमें कोई भूमिका नहीं होती, वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा, चाहे वह आपका 1 दिन में आए, 1 महीने में या 6 महीने में, जब भी फैसला आएगा वो फैसला मान्य होगा। ठीक है, उस अंतराल में, जिस अंतराल में फैसला आया है, चाहे 6 महीने में आया, 1 साल में आया है, उस अंतराल तक जो भी राष्ट्रपति पद पे होगा, अगर उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया जाएगा तो वैसे तो वो हट जाएगा, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वे कार्य मान्य होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है याद। उसके बाद दोस्तों आता है अनुच्छेद 55। 54-55 याद रखना काफी इजी है, क्योंकि 54 में चुनाव के बारे में बताया गया है, तो 55 में चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बताता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा इनका चुनाव होना है। ठीक है, तो दोस्तों इनकी प्रक्रिया को याद रखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव, इनकी जो प्रक्रिया अपनाई जाती है चुनाव में, वो कहलाती है समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान। ये याद रखना है, समान आनुपातिक गुप्त मतदान। ठीक है, इस प्रक्रिया के आधार पर इनका एकल संक्रमणीय ये भी कह सकते हैं, या फिर एकल हस्तांतरणीय। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, देखिए चुनाव की 2 पद्धतियां अपनाई जाती हैं। पहली होती है वो प्रक्रिया जिसमें मतों के आधार पर विजयी जो है वो घोषित किया जाता है, जिसे कहते हैं अग्रता ही विजेता। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार चुनाव में ज्यादा मत हासिल करेगा वो जीतेगा। दूसरी प्रक्रिया जो होती है वो होती है ये प्रक्रिया, समान आनुपातिक गुप्त मतदान प्रक्रिया। ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। दोस्तों हमें एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, गुप्त शब्द का बहुत
यहाँ पे महत्व है, तो गुप्त हमें याद रखना ही रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह गुप्त मतदान के द्वारा होता है। यानी कि इनके चुनाव में जो भी चुनाव में भाग लेते हैं, मतदान जो करते हैं मतदाता, वे अपना मत गुप्त रखते हैं। ठीक है, वे अपना मत किसी को दिखा नहीं सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका मत खारिज कर दिया जाएगा। तो ये गुप्त मतदान होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, ठीक है, ये है याद रखने हैं आपको। इन तीनों में इसी आधार पर चुनाव किया जाता है। लेकिन छोटे छोटे शब्द देखिए दोस्तों, राज्य व्यवस्था जो होती है इसमें आपको शब्दों पे बड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि एक एक शब्द पूरा मतलब बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये गुप्त शब्द जो है, गुप्त मतदान, ये सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके चुनाव में अपनाया जाता है, गुप्त जो पद्धति होती है। बाकी जो राज्यसभा का चुनाव होता है, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, इन तीनों चुनावों में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनमें ये गुप्त मतदान का आता है, और जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें प्रक्रिया यही होती है समानुपातिक, लेकिन गुप्त शब्द का उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। दोस्तों, समान अनुपातिक, इसका मतलब क्या है? समान अनुपातिक, समान अनुपात में मतदान की जो प्रक्रिया होती है, क्या है दोस्तों, इसके चुनाव में भी हमने पढ़ा कि संसद भी भाग लेती है और राज्यों की विधानसभा भी भाग लेती हैं। अब राज्य हमारे कई सारे हैं, तो वे कहीं पार्लियामेंट पे उनके जो पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं उनसे ज्यादा इनका मत मूल्य ना हो, इसी वजह से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें सभी के मत का मूल्य बराबर निकाला जाता है। ठीक है, किसी का ज्यादा है कम नहीं, वहां पे सबका मत का मूल्य बराबर निकाला जाता है। और एकल संक्रमणीय और एकल हस्तांतरणीय, ठीक है, या तो ये कह लीजिए या ये कह लीजिए, इसको एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस चुनाव प्रक्रिया में मत के द्वारा ये तय नहीं किया जाता कि कौन जीतेगा। इन चुनावों में वरीयता क्रम के आधार पर देखा जाता है कि कौन चुनाव जीतेगा। दोस्तों, इनके चुनाव में क्या होता है, मत मूल्य निकाला जाता है। चलिए, वो मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है ये हम देख लेते हैं। पहले अगर बात करें हम मत मूल्य के बारे में, तो यहाँ पे एक विधायक का मत मूल्य भी निकाला जाता है। जैसे हमें अगर एक विधायक का मत मूल्य निकालना है, तो एक विधायक, इनका जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो होता है एक विधायक, जिस राज्य में वह विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे में आ जाएगा उस राज्य विधानसभा में। ठीक है, उस राज्य की जो विधानसभा है उसमें कुल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सदस्य गुणा में 1/1000। ये फार्मूला लगाया जाता है एक MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो होता है सदस्य, उसका मत मूल्य निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है। और एक MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, सांसद, उस सांसद के लिए भी एक फार्मूला अपनाया जाता है ताकि उनके भी मत का मूल्य निकाला जा सके। एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है, इस फार्मूले से तो आप लोग निकाल लोगे जो विधायक है उनके मत का मूल्य। तो इसी फार्मूले से धीरे 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 करके अगर आप पूरा एक स्टेट का निकाल लिया, फिर दूसरी स्टेट का निकाल लिया, ऐसे करके सारे राज्यों के आप लोगों ने मत मूल्य मान लीजिए निकाल लिए। उसके बाद आप लोग इन्हीं से सांसद का कैसे मत मूल्य निकालेंगे ये देख लीजिए। एक सांसद बराबर हो गया कुल जो विधायक हैं, इन सभी राज्यों की बात चल रही है यहाँ पे, फॉर्मूला याद रखना है, सभी राज्यों के, यहाँ लिख देता हूं मैं, सभी राज्यों के कुल जो विधायकों का मूल्य निकाला गया है, मत मूल्य है, उन विधायकों का मत मूल्य, ये, और इसके बटे में आ जाएगा संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित कुल सदस्य। ये हो गया आपका एक सांसद का। ठीक है दोस्तों,
ये फार्मूला भी हमें याद रखना है, क्योंकि अब राज्यों की विधानसभा भी भाग लेती है इसमें और संसद की भी लेती है। अगर अब देखा जाए प्रैक्टिकली तो राज्यों की विधानसभा बहुत सारी हैं, जितने भी स्टेट्स है लगभग हर स्टेट में आपके विधानसभा है, हर स्टेट में। तो इस आधार पर अब जो सांसद है इनका मत मूल्य कहीं कम ना पड़ जाए, इसी वजह से इनका मत मूल्य इन फार्मूलों के द्वारा निकाला जाता है। विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में उस विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य गुणा में 1/1000। यह है एक विधायक के लिए। और वही संसद का निकालना हो तो जितने विधायक हैं उन सभी का मत मूल्य बटे में उस संसद के अंदर जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले से इनका मत मूल्य निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक चीज हमें देखनी है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं जो उम्मीदवार होते हैं, इन्हें 15,000 रुपए, ठीक है, 15,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर जमा कराना होता है। ठीक है, और यह सवाल भी आता है कि कहाँ जमा कराना होता है, तो आरबीआई में। ठीक है, आरबीआई में इनका ये जो 15,000 की राशि है वो जमा होती है। जो उम्मीदवार कुल मतों का 1/6 भाग ले आता है उसे ये राशि वापस मिल जाएगी। जो जीतता है उसे भी मिलती है, परंतु जो 1/6 से कम लाया उसकी ये राशि जब्त हो जाती है आरबीआई में। ठीक है, तो ये थी इनकी चुनाव की जो प्रणाली होती है वो प्रणाली थी। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव, ये हमें शब्द जरूर याद रखना है, गुप्त मतदान। इसके ऊपर बार बार जोर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि इनका चुनाव ही गुप्त मतदान से किया जाता है। ठीक है, गुप्त चुनाव होता है इनका, समान अनुपात में गुप्त मतदान के आधार पर। हस्तांतरणीय प्रक्रिया क्यों कहा जाता है एकल हस्तांतरण? राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है दोस्तों, उनको एक एक कार्ड दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर एक चुनाव में 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो एक एक कार्ड निर्वाचक मंडल के हर सदस्य को दिया जाता है, जिन पे उन 4 उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं क्रम में। अब उसमें क्या करना होता है, अगर मान लीजिए आपको जो नंबर 2 पे है उससे जिताना है, आपकी वो पसंदीदा चुनाव है, ठीक है, आपका वही पसंदीदा उम्मीदवार है, तो आपने नंबर 2 के आगे जो है नंबर बी, उसमें बी डला होता है ABCD करके, तो आपने बी के आगे नंबर 1 लिख दिया कि मेरा जो वोट है वो बी को जाना चाहिए। उसके बाद अगर ऐसा हो कि नंबर जो बी है, बी संख्या वाला जीतने के चांसेस अब उसके कम हो, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आप जिसको चाहते हैं उसी को सब चाहते हैं, तो अगर जो नंबर बी है उसको अगर वो ना जीते तो आप अपना चुनाव किसको देना चाहोगे? तो आप नंबर जो ए है, ए के आगे 2 लिख दोगे। अगर वो भी ना जीत पाए तो आप सी के आगे 3 लिख दोगे। इस प्रकार इसमें वरीयता क्रम देनी होती है कि मैं जो बी है उसको अपनी वरीयता दे रहा हूं कि ये जीतना चाहिए। अगर ये नहीं जीतता तो ए जीतना चाहिए, अगर ए नहीं जीतता तो सी जीतना चाहिए। इस प्रकार नंबर लिखे जाते हैं और इनमें जो वरीयता होती है ये हस्तांतरण हो जाती है। मान लीजिए आपने एक को अपनी वरीयता दी है लेकिन एक को ज्यादा लोगों ने वरीयता नहीं दी, ज्यादा लोगों ने नहीं दी, तो इस केस में क्या होगा कि ए जो है उसके मत जो है वो हस्तांतरण हो जाएंगे दूसरे में, जिसको और मिला होगा दूसरे में हस्तांतरण हो जाएंगे। तो इसी वजह से इन्हें हस्तांतरण प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मत जो होता है वो वरीयता के आधार पर देना होता है कि मैं किसे वरीयता देना चाहता हूं इन चारों में से। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे अनुच्छेद 55 की हमने बात की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 56 इनके कार्यकाल से संबंधित। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का एक निर्धारित कार्यकाल होता है। जब ये शपथ लेते हैं तो उस शपथ के दिन से फिर इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है 5 साल का। हाँ, और उससे पहले भी अगर इन्हें अपना पद त्यागना हो, छोड़ना हो, तो ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को, तो इनका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चुनाव कराने पड़ेंगे अगले। तो कार्यकाल में इनका 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल का कार्यकाल 56। 57 के तहत पुनर्चुनाव,
दोस्तों यहाँ एक बात हमें ध्यान रखनी है, पुनर्चुनाव। भारत देश के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पुनर्चुनाव की यानी बार बार निर्वाचित होने की, जैसे एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है उसकी कोई निर्धारित संख्या नहीं है। भारत के अंदर एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। हालांकि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अमेरिका, यूएसए जो देश है वह ऐसा देश है जहां पे एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। लेकिन भारत में इसका कोई भी जो है एक निर्धारित संख्या नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी ही बार जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है और राष्ट्रपति का पद ग्रहण भी कर सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्चुनाव का अगर कहीं भी पूछा जाता है तो भारत के अंदर राष्ट्रपति के लिए कोई भी निर्धारित पुनर्चुनाव की जो संख्या है वो नहीं दी गई है, अनंत है, यानी कितनी ही बार वह चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 58 योग्यता। योग्यता में आपने क्या क्या याद रखना है मेन वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आ जाएगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, नागरिक होना चाहिए वह भारत का। सबसे पहला तो ये याद रखना ही रखना है, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम उसकी आयु जो है वह 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम 35 वर्ष आयु उसकी होनी चाहिए, ठीक है, आयु 35 वर्ष न्यूनतम, ठीक है दोस्तों। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, न्यूनतम, ठीक है, मिनिमम जो आयु कही गई है कम से कम 35 वर्ष से वो बंदा ज्यादा होना चाहिए, यानी 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए एक दिन भी, भले ज्यादा कितना भी हो जाए, उसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए 35 साल से, ये नंबर 2 बताया गया। अब भारत का नागरिक 35 वर्ष आयु, ये भारत के अंदर लगभग आधी आबादी इसी की है, इन्हीं एज पे, तो अब सब लोग तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस ही दिक्कत को रोकने के लिए दोस्तों यहाँ पे अब जो दिया गया है इनके लिए, ठीक है, इनकी जब योग्यता दी गई है, तीसरे में कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य का जो है योग्यता इनके पास होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वो योग्यता इनमें होनी चाहिए। कई बुक्स में दोस्तों देखा गया है, कई बार मैंने भी कई दफा देखा है कि उसमें लिखा होता है कि लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, नहीं, गलत है। यहाँ पे ये कहा गया है सिर्फ इस अनुच्छेद में कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है ना, लोकसभा सदस्य जितनी योग्यता रखता हो, योग्यता, ठीक है ना। चलिए, ये आ गया, ऐसी योग्यता मांग लिया यहाँ पे जो छाट देगी कईयों को, ठीक है। नंबर 4, इसमें दोस्तों ये नहीं कहा गया कि वो दिवालिया ना हो या और कोई चीज, मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा गया। मेन कहा गया भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कम से कम इसकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको लोकसभा सदस्य जितनी योग्यता होनी चाहिए कि ये इतनी इसके पास योग्यता हो कि अगर लोकसभा के चुनाव में भाग लेना चाहे तो ले सके, ठीक। चौथा, ये याद रखना है, ये कई बार पूछ भी जाता है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर, लाभ के पद पर नहीं। दोस्तों संविधान के अंदर लाभ का पद जो है उसका इसमें संविधान में दिया नहीं गया है कि लाभ का पद क्या होता है, लेकिन वो छोड़ा गया संसद के ऊपर, लेकिन कौन कौन से लाभ के पद नहीं होते हैं इनका प्रावधान जरूर किया गया है। तो कौन कौन से नहीं होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये हमें याद रखना है, राज्यपाल, और केंद्र और राज्य सरकार में कोई भी मंत्री परिषद जो होता है वह लाभ के पद के दायरे में नहीं आता, ठीक है। दोबारा एक बार सुनेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, उसके बाद राज्यपाल,
केंद्र और राज्य में जो भी मंत्री परिषद है, मंत्री पद है, वो लाभ के पद पर नहीं आता। यानी कि अगर उस पद पर कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति इस चुनाव में भाग लेना चाहता है और उसके पास ये सारी योग्यताएं हैं, तो वो भाग ले सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होगी उनके लिए। दोस्तों, राष्ट्रपति के जो नामांकन है, राष्ट्रपति का नाम देने के लिए कम से कम 50 जो है उसके अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, याद रखना है, 50 होने चाहिए उसके अनुमोदक जो उसका नाम देंगे, और 50 होने चाहिए प्रस्तावक। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम 100 लोग होने चाहिए राष्ट्रपति के लिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये 100 लोग। और ये जो होते हैं 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, अगर ये 100 लोग किसी एक उम्मीदवार का नाम दे रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो यही इनमें से कोई भी किसी दूसरे का प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बन सकता। ठीक है, ये एक के ही बनेंगे प्रस्तावक या अनुमोदक। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने जानी योग्यता, चारों योग्यता याद रखनी है। भारत का नागरिक ये तो होना ही होना चाहिए, 35 वर्ष न्यूनतम आयु, लोकसभा सदस्य बनने जितनी योग्यताएं, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र व राज्यों के जो मंत्री पद होते हैं वे किसी भी लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाता है इनकी योग्यताओं से संबंधित ये प्रावधान है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद बात करें अगर हम लोग आगे, ठीक है, ये अनुच्छेद 58 के तहत लाया गया। अनुच्छेद 60 शपथ के बारे में बताता है, शपथ का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति क्या शपथ लेंगे या उन्हें कौन शपथ दिलाता है। दोस्तों, यहाँ हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति को शपथ हमेशा जो हमारे CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के जो CJI होते हैं हमारे, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और अगर ये ना हो तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वे शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक सवाल आपके मन में भी आता होगा कि बार-बार हम सुनते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश। वरिष्ठ का क्या मतलब है कि आयु के मामले में वरिष्ठ हो, तो या किस मामले में वरिष्ठ हो? तो हमें याद रखना है, यहाँ आयु से जुड़े हुए वरिष्ठतम की बात नहीं की गई है, यहाँ एक्सपीरियंस से जुड़े हुए वरिष्ठतम की बात की गई है। जो एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा होगा वही इसमें इसके पद पर ना होने के मामले में राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति शपथ किस चीज की लेता है ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक कहलाता है। ठीक है, वे संविधान का संरक्षक होते हैं, संरक्षण करते संविधान का। तो शपथ किस चीज की लेंगे? वे शपथ लेंगे संविधान के संरक्षण की। ठीक है, वे शपथ लेते हैं संविधान के संरक्षण की। ठीक है, पहला ये हो गया। और भारत की जो जनता है, जनता के कल्याण की। ठीक है, जनता के कल्याण की, इन चीजों की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति अपनी शपथ के दौरान। उसके बाद दोस्तों, यहां हमने क्या क्या देखा है, इनको शपथ जो दिलाता है उनके बारे में जाना। CJI शपथ दिलाते हैं और उनकी गैर हाजिरी में जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे शपथ। और उसके बाद शपथ ये संविधान के संरक्षण की लेंगे, क्योंकि संविधान के संरक्षक के तौर पे काम करते हैं। और जनता के कल्याण के लिए शपथ लेते हैं कि जो भी कार्य करेंगे जनता के कल्याण और हित के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, तो 60 के तहत यहाँ पे आगे शपथ। अनुच्छेद 61। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 58 और 60 के बीच में 59वां जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद नहीं है। उसके तहत राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित जो भी उन्हें दिए गए हैं उसके बारे में जिक्र आता है, उनके कार्यालय के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने चर्चा की 60 के बारे में, शपथ के बारे में। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो कि महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसके बारे में याद रखना ही रखना है हमें। महाभियोग की प्रक्रिया कब लगाई जाती है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के खिलाफ कब आती है, ये देखते हैं। महाभियोग राष्ट्रपति को सिर्फ एक केस में लगाया जा सकता है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, पहली बात ये देख लें कि ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया
सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके पद से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया किस केस में अपनाई जाती है? तो संविधान में सिर्फ एक केस बताया गया है, सिर्फ एक ऐसा बताया गया है कार्य जिस कार्य को करने पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। वह क्योंकि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक के तौर पर काम करता है दोस्तों, तो अब संविधान का संरक्षक है तो इसमें ये बात हमें ध्यान रखनी है, जब राष्ट्रपति संविधान की अवमानना करे या संविधान के विपरीत कार्य करे तो उसी केस में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है या प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग जो होता है यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है किसी लोकसभा में या सिर्फ राज्यसभा में ही आए। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में जिस भी सदन में लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, 1/4 सदस्य जो होंगे इनके द्वारा ये प्रस्ताव उस सदन में लाया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक सदन में हमें ध्यान रखना है, अगर ये लोकसभा में लाया गया है तो वहां पे भी और राज्यसभा में भी, और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा और लोकसभा में भी अलग अलग। प्रत्येक सदन में अगर इसे पास कराना है तो 2/3 बहुमत चाहिए ही चाहिए। अगर लोकसभा में लाए हैं तो लोकसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा ये पास हो जाना चाहिए। और फिर राज्यसभा में दोस्तों, राज्यसभा में क्या है, अगर ये लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में चला जाता है तो राज्यसभा अगर चाहे तो इसके लिए एक जांच कमेटी भी बना सकती है जो इसकी जांच करेगा। ठीक है, और जब यह प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा तब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में तब इस महाभियोग पर चर्चा होने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, चर्चा होने से पहले, प्रस्ताव लाने से पहले नहीं, इस टॉपिक पर चर्चा होने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना जरूरी है कि उनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, ताकि वे अपना पक्ष तैयार कर लें। ठीक है, उसके बाद 2/3 बहुमत से अगर ये लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया तो राष्ट्रपति का पद ऑटोमेटिकली रिक्त माना जाएगा, उनका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पद रिक्तता से जुड़ा हुआ भी एक प्रावधान है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इनका पद रिक्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन महाभियोग के द्वारा भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है, सिर्फ एक केस में, संविधान के अनुसार अगर ये कार्य नहीं करते हैं तो। ठीक है ना, तो हमें यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि महाभियोग 1/4 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है और 2/3 बहुमत से प्रत्येक सदन में अलग अलग 2/3 इनसे पास हो जाना चाहिए दोनों सदनों में, तो राष्ट्रपति इनके अपने पद से जो है वो हट जाएंगे, अपने आप ही हटा दिया जाता है उन्हें। उसके बाद जो अगला हमारा अनुच्छेद है वह आता है अनुच्छेद 62। ठीक है, अनुच्छेद 62 में इनके पद रिक्तता का बताया गया है कि पद रिक्त में चुनाव कराने का समय क्या है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है हमें। देखिए 62 की अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 62 की, तो 62 में पद रिक्तता में इनके सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि पद किन किन मामलों में रिक्त होते हैं। 2-3 प्रक्रिया ऐसी है जिनमें राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। पहला तो अभी हमने जिक्र किया कि महाभियोग के द्वारा इनको हटा दिया जाए। ठीक है, पहला हो गया महाभियोग के द्वारा। और बताइए, दूसरा हो गया अगर ये अपने पद से खुद इस्तीफा दे दे तो। ठीक है, वो हो जाता है। पहला हो गया महाभियोग के द्वारा। दूसरा हो गया अगर ये खुद अपने पद से इस्तीफा दे दें तो। तीसरा बताइए, आकस्मिक मृत्यु के कारण अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका पद अपने आप खाली हो जाता है। चौथा, इनका कार्यकाल पूरा होने पर। ठीक है, कार्यकाल पूरा होने पर। दोस्तों यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति का जब कार्यकाल पूरा हो जाता है, सिर्फ ये एक ऐसा केस होता है कि जब राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब कार्यकाल पूरा होने के बाद 6 माह के अंदर चुनाव कराने राष्ट्रपति के अनिवार्य हैं। चुनाव कराना ही कराना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। और उस 6 महीने के अंदर
जो राष्ट्रपति हमारे पुराने राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, वही राष्ट्रपति कार्य करते रहेंगे नए राष्ट्रपति के चुनाव तक। ठीक है, नए राष्ट्रपति के पद पे आने तक। और अगर इनमें से किसी केस में, इन तीनों केस में से कुछ हो जाता है, अपने पद से इस्तीफा दे देना या मृत्यु हो जाना, ठीक है, या फिर महाभियोग के द्वारा हटा देना, तो इस केस में राष्ट्रपति का पद एकदम से खाली हो चुका है, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति इस पद को संभालते हैं। फिर राष्ट्रपति के पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं, और इन्हें जो वेतन दिया जाता है वह वही होता है जो एक राष्ट्रपति को दिया जाता है। जो भी वेतन और भत्ते संबंधी के जो प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रपति के लिए, वो उपराष्ट्रपति को वैसे का वैसे ही दिया जाएगा जो उपराष्ट्रपति ये पद संभाल रहा होगा इनका। और देख लीजिए, अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो CJI होता है हमारा, चीफ जस्टिस, वो संभालेंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश भी अगर ना हो तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वो संभालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें पद रिक्तता में 6 महीने का दिया जाता है अंतराल, 6 महीने के अंदर चुनाव कराने ही कराने हैं इनके। अगर कार्यकाल पूरा होता है तो नए चुनाव या नए राष्ट्रपति के आने तक पुराने राष्ट्रपति संभालते हैं सब कुछ। उसके बाद अगर एकदम से पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं उनका पद। अगर वो भी नहीं है तो CJI, और CJI भी नहीं है तो वरिष्ठतम जो भी न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वो संभालेंगे। ठीक है, इनका पद। दोस्तों, तो ये 4 केस ऐसे होते हैं जिनमें पद रिक्तता हो जाती है। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने बात कर ली इनके 6 माह के बारे में, जो भी 6 महीने के अंदर अंदर इनके चुनाव किए जाने बहुत ही जरूरी है, हो जाने चाहिए चुनाव, इनका किसी भी हालत में हो ही जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 123 के बारे में, जो कि है अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, ये अध्यादेश जो है ये राष्ट्रपति को एक शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश के तहत क्या किया जाता है, मान लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, संसद का काम हमारे देश में है कानून बनाने का। मान लीजिए अगर देश में संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो और तब ऐसी स्थिति बन जाए कि राष्ट्रपति को कोई अध्यादेश जारी करना पड़े। अध्यादेश होता क्या है? बेसिकली अध्यादेश कानून होता है। कानून कहते हैं, यह कानून संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हीं के तहत मान्य होते हैं ये। यानी जितनी वैल्यू संसद के बनाए हुए कानूनों की होती है उतनी ही वैल्यू आपके राष्ट्रपति के अध्यादेश की भी होती है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता और देश में कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें राष्ट्रपति को लगता है ऐसा कि हाँ अब इसलिए कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देता है। वह अध्यादेश एक कानून ही होता है जो देश में लागू होता है उस कानून के तौर पर, जब तक संसद का सत्र नहीं बैठ रहा तब तक ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये अध्यादेश। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, अध्यादेश में हमें ये ध्यान रखना है, कई बार आपने 6 महीने बीच की समय अवधि के बारे में पढ़ा होगा। समय अवधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो अध्यादेश की समय अवधि मैं आपको बता दूं 6 सप्ताह की होती है। 6 माह की जो होती है वो भी सही है, लेकिन 6 सप्ताह की इसकी समय अवधि होती है। इसकी अवधि 6 माह की कैसे हो जाती है? संसद के दोनों सत्रों के बीच का समय कितना होता है, आपने पढ़ा होगा पहले। संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 माह का समय होता है। राष्ट्रपति जब कोई अध्यादेश जारी करता है वह कब करता है? जब संसद का कोई भी सत्र कार्य ना कर रहा हो। और जब कोई भी सत्र कार्य नहीं कर रहा है, मान लीजिए कोई सत्र खत्म हुआ है संसद का, और उस सत्र के खत्म होने के साथ ही देश में कोई ऐसी स्थिति बन गई जब कोई अध्यादेश लाना है, तो राष्ट्रपति उस वक्त अध्यादेश जारी कर देगा। वो अध्यादेश तो उसी दिन से लागू हो जाएगा जब अध्यादेश जारी किया जाता है, लेकिन उसकी समयावधि गिनी जाएगी वो संसद के अगले सत्र से गिनी जाएगी। यानी जो सत्र अब आने वाला है, जो बीत गया उसके बाद अध्यादेश आया है ना, तो जो अब अध्यादेश एक और जो संसद का सत्र आएगा उसकी तिथि से ये 6 सप्ताह जो होंगे ये गिने जाएंगे। और उस सत्र को आने में कितना वक्त है, क्योंकि दोनों सत्रों के बीच का अधिकतम 6 माह का टाइम बताया गया है, तो 6 माह तो ये हो जाते हैं। उसके बाद 6 सप्ताह होते हैं, जब संसद का सत्र बैठता है
तब से ये 6 सप्ताह काउंट होने शुरू हो जाते हैं। तो इन 6 सप्ताह के अंदर अगर अध्यादेश पर संसद ने मंजूरी दे दी तो वो बन जाएगा कानून, ठीक है। और अगर मंजूरी नहीं दी है उसको, या फिर उसको सिर्फ 6 माह के लिए और आगे बढ़ाना है, तो भी उस पे संसद ही अपना फैसला देगी। संसद के कहे अनुसार ही वह 6 महीने के लिए और बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये अध्यादेश के उसमें प्रावधान किया गया है। और दोस्तों उसके बाद क्या किया जाता है, मान लीजिए जैसा कि आपको पता है संसद के जो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। मान लीजिए अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तब क्या करेंगे ऐसे केस में। तो दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत दूरदृष्टि लगाई थी इस मामले में, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया इस मामले में। 2 सदनों की जो व्यवस्था की गई है, तो आपको पता होगा जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है। तो जब भी सत्र बैठेगा, अगर राज्यसभा का ही सत्र बैठ रहा है तो आप सिर्फ राज्यसभा से ही परमिशन लो। राज्यसभा अगर उसको पास कर देता है तो वो फिर आगे 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा जो होता है ये स्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है, जब राज्यसभा परमिशन दे देता है 6 महीने और कानून बढ़ाया जाता है, ये स्थिति को देखते हुए 6 महीने अगर और बढ़ा दिया गया इसको, उन 6 महीनों के बीच में अगर लोकसभा फिर से घटित हो गई, यानी फिर से बन गई लोकसभा, जो भी लोकसभा बनी है, तो उस लोकसभा से भी परमिशन लेना जरूरी है। अगर परमिशन नहीं लिया गया तो ये कानून समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये सारी बातें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। दोस्तों हमने बात की आज इन अनुच्छेदों के बारे में। 52 से लेकर के क्रम वाइज चले आ रहे हैं, ये 58, 60, 162 और 123, ठीक है ना। तो इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों इनकी शक्तियां जो है अनुच्छेद 53 के तहत आती हैं, इनकी चर्चा हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो इन अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ना है, इनके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। इनसे जुड़े हुए दोस्तों कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।